किसी को स्टेशन भिजवा दो जी। कानपुर वाली दीदी की ट्रेन आने ही वाली होगी, नहीं तो आते ही कहेंगी कि दयाल, तुझसे इतना भी ना हुआ कि दीदी को लेने स्टेशन आ जाता या किसी को भेज ही देता। मेरी पत्नी शीतल ने बड़े ही मजाकिया ढंग से शादी के अनगिनत कामों के बीच मुझे एक जरूरी काम याद दिलाया, तो मैंने जल्द ही किसी को दीदी को स्टेशन से लाने के लिए भेज दिया। अच्छा, वो बारातियों के गिफ्ट्स देख लिए न तुमने? ठीक है न? मैंने शीतल से पूछा, तो उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए अपने दूसरे हाथ से एक गर्म चाय की कप मेरे हाथों में थमा दी। दो पल को सांस भी ले लो जी। सब बढ़िया है, हम हमारे हिसाब से सब अच्छा ही कर रहे हैं। अब थोड़ी बहुत 19-20 हो जाएगी तो कौन सा तूफान आ जाएगा। पहले आप शांति से बैठकर चाय पी लीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। देख लेना, ऊपर वाले की कृपा से सभी काम बड़े अच्छे से संपन्न होंगे। हाँ, शीतल कह तो सही रही थी, पर बेटी की शादी की तैयारियों में जुटा पिता कभी चैन से बैठा देखा है, तो मैं चैन से कैसे बैठ सकता था भला। और शीतल को भी कहाँ चैन था, दो पल भी एक जगह न ठहरती। कभी उसे ये काम याद आता तो कभी उसे वो काम याद आता। खैर, हम दोनों ही बड़े उत्साहित और साथ में कुछ चिंतित भी थे। अब हमारी छोटी बिटिया रिया का ब्याह जो था, शादी की सब तैयारियां लगभग हो चुकी थीं। मैरिज हॉल की बुकिंग, रिश्तेदारों को दिए जाने वाले उपहार, बारातियों के स्वागत का इंतजाम, बर्तन, गहने, कपड़े इत्यादि की खरीदारी। शादी की तैयारियां मैंने अपने सामर्थ्य से कहीं ज्यादा कर ली थी। चूंकि मेरे हिसाब से यह हमारे लिए आखिरी बड़ा खर्चा था। पहली दो बड़ी बेटियों की शादी में तो फिर भी पीछे वाली बेटियों के लिए सोचना था, मगर अब सिर्फ रिया ही थी, इसलिए रिया के ब्याह में मैं किसी तरह की कोई भी कमी रखना नहीं चाहता था। शीतल अक्सर शादी के बढ़ते हुए खर्चों में मेरा हाथ पीछे को खींचती, पर ब्याह के हर्ष उल्लास में मैं कहाँ ब्याह से इतर भविष्य के खर्चों के लिए सोचने बैठता। ब्याह को अब केवल एक ही सप्ताह रह गया था कि तभी रिया के होने वाले ससुर जी का कॉल आया। नमस्कार समधी जी, कैसे हैं? हो गई शादी की सारी तैयारियां? जी नमस्कार, यूं तो सारी तैयारियां हो गई, पर तैयारियों का क्या है भाई साहब, शादी वाले दिन तक चलती ही रहती हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप दयाल जी, उन्होंने ठहाका मारते हुए कहा। दयाल जी, एक बात करनी थी आपसे। जी कहिए भाई साहब, मैंने कुछ चिंतित पर विनम्र भाव से कहा। जरा खाने पीने का इंतजाम तगड़ा कर लीजिएगा। वो क्या है न, हमारे यहाँ खाने पीने के सब बड़े शौकीन हैं। मीठे में आपने 2 चीजें ही रखवाए हैं न, उन्हें बढ़ाकर 5 कर दें और स्टार्टर्स भी कम से कम 5-7 तो कर ही दें। जी भाई साहब, सब हो जाएगा। मैंने उन्हें तो हाँ कह दी, पर 2 मिनट को शादी के बढ़ते हुए बजट ने उन दिसंबर की सर्द दोपहरी में भी मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलका दी। ब्यूटी पार्लर से लौटी मेरी रिया झट से मेरे परेशान मन को भांप गई। कुछ डिमांड की क्या अतुल के पापा ने आपसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, मैंने बात को टालते हुए उसके चेहरे का नूर देखकर कहा। अरे वाह, चांद सी चमक रही है हमारी बिटिया रानी। पार्लर जाकर तो तेरा चेहरा और भी खिल उठा। अपनी माँ को भी ले जाती, वो भी थोड़ा यंग दिखने लगती। मैंने अपने बगल में बैठी रिया की माँ शीतल को कुहनी मारते हुए छेड़ा। पापा, आप बात मत घुमाओ, बोलो जल्दी क्या बोले अतुल के पापा? खाने के कुछ आइटम बढ़ाने को कहा है। लाख इशारे करने पर भी शीतल ने अपना मुंह रिया के सामने खोल ही दिया। आखिर उसका डर भी तो जायज था। बुढ़ापे में ही तो सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है और मैं तो अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने लगा था। आप अब एक भी खाने के आइटम नहीं बढ़ाएंगे? उसने मुझे बिल्कुल उसी तरह डांटा जैसे मैं कभी छोटी सी रिया को डांटा करता था। अब एक भी और चॉकलेट नहीं रिया, वरना दांत सड़ जाएंगे। आपकी बेटी नौकरी करती है पापा, और अतुल भी इन सब बातों के खिलाफ है। मुझे दहेज लेने वालों के यहाँ नहीं जाना पापा। आप ही तो कहते हो कि दहेज बहुत बुरी प्रथा है, फिर आप ही आज इस बात का समर्थन करने लगे। नहीं बेटा, ये सब दहेज नहीं होता। उन्होंने तो दहेज की बात ही नहीं की। तू इन सब बातों में मत पड़, अंदर जा, जाकर अपना नया लहंगा देख कर आ। मैं अभी अभी तेरी माँ के साथ जाकर लाया हूँ, बिल्कुल तेरे मन मुताबिक है, जरी वाला सुनहरा और सुर्ख लाल। रिया मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं रिया का गुस्सा समझ रहा था, पर अतुल जैसा लड़का मिलना आसान भी तो नहीं था। बेहद सभ्य, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ। पहली मुलाकात में ही उसने साफ कर दिया था कि वह सिर्फ रिया को चाहता है और कुछ भी नहीं। दहेज जैसी बातों से तो वो कोसों दूर है।
वैसे अतुल के पापा ने भी ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं की थी। बारातियों का अच्छा स्वागत, उनके उपहार, ये सब थोड़ा दहेज होता है। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा था कि बस शादी ऐसी होनी चाहिए कि उनकी नाक ऊंची बनी रहे। अब इसका अर्थ आप जो चाहे निकाल सकते हैं। खैर, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि पिछली 2 बेटियों की शादी की तरह ये तीसरी शादी भी मैं बड़े अच्छे से संपन्न कर लूंगा। 3 बेटियां हैं, कैसे ब्याहेगी? 3 लड़कियों के बाप हो, जरा 4 पैसे बचाकर चला करो। इस तरह के ताने लंबे समय से सुनता रहा था मैं, पर कभी भी इस तरह की बातों को दिल पर नहीं लिया। पर आज थोड़ा परेशान था। मेरे दोनों बड़े दामाद मदद के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि होने वाले तीसरे नंबर के दामाद अतुल ने भी बार बार पूछा, पापा जी, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मदद हो तो कर दूं। पर मैं अब तक सब अपने बलबूते पर करता आया था, सो अब भी मुझे विश्वास था कि मुझसे सब हो जाएगा। मैरिज हॉल सज चुका था। रिया दुल्हन के रूप में बेहद प्यारी लग रही थी। शीतल कुछ परेशान थी, वो बार बार एक एक जगह जाकर सारे इंतजामों को देखकर तसल्ली कर रही थी। मैं तमाम कामों के बीच मीठे के आइटम बढ़वाना और स्टार्टर्स बढ़वाना भूल गया था। बारात को समय था और मेरे मेहमान शादी की तैयारियां देखकर खुश हो रहे थे। वाह, एक अध्यापक भी इतने ठाठ बात से 3 बेटियों का ब्याह कर सकता है भला। आप पर भगवान की बड़ी कृपा है दयाल जी, मेरे स्कूल की एक अध्यापिका जी ने मुझसे कहा। सही बात कह रही हैं मैडम आप। दयाल जी का जैसा नाम है वैसा ही काम है। कहीं भी वे कंजूसी नहीं करते। इन्होंने न जाने कितने ही गरीब बच्चों की फीस कितनी ही बार जमा की है। सच ही तो है, कर्म लौट कर आता है। बस ये सब आपके उन्हीं अच्छे कर्मों का नतीजा है दयाल जी। इस बार स्कूल के प्रिंसिपल साहब मेरी तारीफ कर रहे थे। देखते देखते बैंड बाजे के साथ बारात आ गई। स्वागत सत्कार के बाद जैसे ही स्टार्टर्स शुरू हुआ, मुझे तुरंत समधी जी की बात याद आ गई। दयाल जी, खाने पीने का विशेष इंतजाम कर लीजिएगा और स्टार्टर्स मीठे में आइटम बढ़ा दीजिएगा। अब एक बार फिर सर्द हवा में मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलकी। बारात आने से पहले सब एक बार ठीक से चेक कर लो दयाल, क्योंकि लाख ध्यान से एक एक काम करो, पर शादी के कामों में कुछ न कुछ जरूरी काम छूट ही जाते हैं। कानपुर वाली दीदी ने अभी अभी मेरे कानों में अपने यह अनुभवी शब्द डाले थे। पर तब क्यों मुझे ये जरूरी काम याद न आया? अब इतनी जल्दी क्या करूं? हैरान परेशान सा कुछ सोच ही रहा था कि मैं अपने सामने ये सब देखकर दंग रह गया कि मेहमानों को 20 स्टार्टर्स परोसे जा रहे थे। मैं ये सब देखकर बड़ा अचंभित था। मैं भागा भागा कैटरिंग वाले के पास गया, तो वह करीबन 10 तरह की मिठाइयों का स्टॉल लगवा रहा था। मैंने तत्काल उसे रोका, नहीं भाई, नहीं, बस 4 मिठाइयाँ ही रखो, मेरा इतना बजट नहीं। बहुत बजट है सर आपका। नीली शर्ट में दुबला पतला सा हैंडसम सा लड़का ये कहते हुए मेरे पैर छूने को झुका, तो मैं कुछ पीछे हट्टा सा बरबस उससे पूछ बैठा, आप कौन? आपका वही जलेबी वाला नील, जो फीस के बदले हमेशा आपको अपने पापा की दुकान की रस में डूबी वो जलेबियां दे जाता था। शायद आप भूल गए होंगे सर अपने इस पुराने स्टूडेंट को, पर मुझे आपकी अपने ऊपर की हुई एक एक कृपा याद है। आप न होते तो मैं कैसे आगे बढ़ पाता। मैं उसका चेहरा उस छोटे से जलेबी वाले नील से मिलाने लगा, तो जैसे सालों बाद उसकी वो चाशनी में डूबी जलेबियों का स्वाद फिर से मेरे मुंह में घुल गया। आप जो कहीं उसका स्टॉल लग जाएगा सर, और आप जितने चाहें उतने पैसे दे देना सर। होटल के इस छोटे से मालिक यानी मेरे लिए सिर्फ आपका आशीर्वाद ही काफी होगा। जैसे कभी स्कूल फीस के बदले आपके लिए मेरी लाई वो जलेबियां ही काफी हुआ करती थी। नील की बात सुनकर बरबस मेरी आंखें सजल हो उठी और फिर से मेरे कानों में कानपुर वाली बड़ी दीदी की कही एक और अनुभवी बात आकर ठहर गई। दयाल, शादी ब्याह में देने वाले बंद लिफाफे वाला गुप्त व्यवहार हो या जीवन में किया जाने वाला खुला व्यवहार, एक दिन वापस जरूर आता है। But after some time, I realized